हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू डाउटनेट क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम जो लास्ट क्लास में हमने किया था इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, आज उसी क्लास को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के और कुछ एग्जाम्पलर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एमसीक्यू भी रहेगा बेटा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। हमें देखना है कि किस तरह से हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सम MCQs फॉर एग्जाम्पलर। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला सवाल, दैट इज 3.9 क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अगर आप एनसीईआरटी का 3.9 क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। हमें गिवन है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना मोलर KCl सोल्यूशन एट इतना टेम्परेचर। हमें देखो क्या क्या चीजें गिवन है, मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ। हमें मोलर पता है कि कितना मोलारिटी है हमारे सोल्यूशन का, और हमें टेम्परेचर पता है, और हमें रेजिस्टेंस पता है, दैट इज 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? पूछ क्या रहा है बेटा? सेल कांस्टेंट पूछ रहा है हमसे। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर KCl एट इतना केल्विन इज दिस। मतलब हमें क्या क्या गिवन है बेटा? हमें रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज हमें R की वैल्यू गिवन है, और हमें कंडक्टिविटी गिवन है, दैट इज हमें कापा की वैल्यू गिवन है। R की वैल्यू हमारे पास है 1500 ओम, और हमारी कापा की वैल्यू है 0.146 इंटू 10 का पावर -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। हमसे पूछ क्या रहा है बेटा? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज सेल कांस्टेंट? क्या सेल कांस्टेंट के लिए मुझे कहीं से भी मोलारिटी या टेम्परेचर की जरूरत है? नहीं, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट होता है बेटा L/A। किसी भी पर्टिकुलर सेल का जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। याद करो, L/A इन दोनों के टर्म्स में कहीं आता है क्या, तो तुरंत रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद आएगा, और रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A होता है। होता है कि नहीं होता है? चलिए, रो L/A होता है, तो L/A को मैं क्या लिख सकती हूं? R बाई रो। और रो क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं इनवर्स ऑफ रो बोलूं, दैट इज रेजिस्टिविटी का इनवर्स ही तो कंडक्टिविटी होता है। ये कापा को ही तो 1 बाई रो बोलते हैं। ठीक है, तभी तो देखो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ऊपर चले जाएगा सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा आपका ओम। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 1 बाई रो। तो मैं बोल सकती हूं कि R बाई रो इज इक्वल्स टू R इंटू कापा। ठीक है, कापा इज द कंडक्टिविटी। सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 1500 इंटू 0.146 इंटू 10 का पावर -3, और यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखो 0.146 और 1500, तो 146 को 15 से आप लेके जाएंगे, ये जाएगा बेटा 30 में, ये जाएगा 23 में, ये जाएगा 7 में, ये 146, ये आ जाएगा 0, 9, ये आएगा आपका 11, 219। ठीक है, तो आएगा आपका यहाँ पर 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द सेल कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें गिवन है बेटा कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने को भी बोलेगा। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन, ठीक है, हैज बीन डिटरमाइंड बाय डिफरेंट कंसंट्रेशन। अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमें कंडक्टिविटी की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? लैम्डा m पूछ रहा है हर कंसंट्रेशन पे, एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन लैम्डा m एंड C1/2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। सभी के लैम्डा m की वैल्यूज निकालनी हमें। तो हमें इतना पता है बेटा, लैम्डा m क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन, अगर मैं कर दूं यहां पर सीधे सीधे मोलारिटी से डिवाइड सभी के, तो सबका लैम्डा m आ जाएगा। और सबके यहां पर C की वैल्यूज गिवन है, इन सबका अंडर रूट कर दूंगी तो मेरा C1/2 आ जाएगा। और इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे हो जाएगा बेटा? तो देखिए यहां पर अब क्या हो जाएगा, आप बहुत आसानी से यहां पर एक काम कर सकते हैं कि सभी का आप क्या निकाल सकते हैं बेटा,
ये देखो 10 का पावर 2 है यहाँ पर, तो सभी का आप निकाल लेंगे बेटा, सिंपल सीधा आप लैम्डा एम। तो पहले वाले का लैम्डा एम निकालने चले तो ये आया बेटा के की वैल्यू दैट इज 1.27, ठीक है, इंटू 1000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 0.001, ठीक है। इसका हमने जब कैलकुलेट किया लैम्डा एम, तो यहाँ पर देखिए बेटा मीटर इनवर्स में है, आपको निकालना है इसको सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ प्लॉट करने को बोला है तो मीटर में तो ग्राफ प्लॉट करोगे नहीं, सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर इनवर्स में हम चेंज करते हैं और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का पावर -4 से, 10 का पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब ये कितना ऊपर जाएगा बेटा, 10 का पावर 3 जाएगा, और 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, और ये हो जाएगा 10 का पावर -2, ठीक है, 10 का पावर -2, एक सेकेंड, 10 का पावर 2 हो जाएगा, और 10 का पावर 2 क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे लैम्डा एम पहले वाले के लिए आ जाएगा 1237 है ना, तो 123, ठीक है, 0.7 ये आ जाएगा पहले वाले का लैम्डा 1। दूसरे वाले का लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का निकालते हैं, दूसरे वाले का ये मतलब, तो इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कापा की वैल्यू 11.85, और मीटर में नहीं निकालना, हमें किस में निकालना है, सेंटीमीटर में, 10 का पावर -4 करेंगे, और यहाँ पे 10 का पावर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0.010, ठीक है, 010 कह लीजिए या 01 कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10 का पावर -1 था, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 10 का पावर 2, 10 का पावर -1, 10 का पावर 2, ये कितना हो जाएगा 118.5, ठीक है, इसका आ गया हमारा 118.5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे वाले का भी आ गया। लैम्डा 3 की बात करते हैं, तीसरे में अब हम बात करेंगे भाई लैम्डा 3 की। ऐसे आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके करस्पॉन्डिंग आपने लैम्डा 1 निकाला, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2, लैम्डा 3 मतलब ये वाला आपका जो है, जब ये है इसका क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली आप कापा दैट इज 23.15 इंटू 10 का पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना है, इंटू 1000 करेंगे, ये देखो ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर 0.02 से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 का पावर -1 गया, और ये जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2 जाएगा, और 10 का पावर 2 और 10 का पावर -1, 10 तो आ गया। अब ये जाएगा 2 में जाएगा, कितने में जाएगा बेटा, 1 में जाएगा, और यहाँ पर आप 1 1 कर सकते हैं, 1 1, और फिर से अगर 2 1 1 1 5, तो 115 के लगभग आ रहा है आंसर आपका, 115। तो लैम्डा 3 जो आ रहा है यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 115 आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर कीजिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज गौर करने पे बोल रही हूँ, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि लैम्डा एम 123 था, लैम्डा 2 118 हो गया, लैम्डा 3 115 हो गया लगभग, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो लमसम आंसर चलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर निकालने के पीछे मत रहना, ठीक है। फोर्थ में हम लैम्डा 4 निकालते हैं बेटा, लैम्डा एम 4 निकालते हैं, और ये क्या हो जाएगा बेटा 55.53 है, सॉरी, इंटू 10 का पावर -4, अगेन क्योंकि सेंटीमीटर में चाहिए अपने को, और यहाँ से निकालेंगे 1000 और डिवाइड कर देंगे इसको 0.05 से, 0.05 से। अरे भाई इसको तो काट ही दो, 0.01 कर दो, और ये जाएगा आपका 11,111, ठीक है, 11.06 मान लो, ठीक है। चलो क्या जाता है, ये कितना आ जाएगा 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 और 10 का पावर -1, 10 हो जाएगा, मतलब 111। लैम्डा 4 कितना आया, लगभग 111 आया। लैम्डा 5 अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ, यहीं पे कर देते हैं बेटा, लैम्डा 5 की कहानी खत्म। ये हो जाएगा 106 अपॉन 0.1, अरे ऐसे कर लो 106, ठीक है, 0.74 रहने दो, 106, और ये हो जाएगा 1000, 10 का पावर -4 और इंटू 1000 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो गया 0.1, ठीक है। तो 10 का पावर -1 ये, और 10 का पावर -1 ये, और 10 का पावर 1, मतलब यहाँ पर 106 ही आंसर आ रहा है। जो लैम्डा 5 आ रहा है वो 106 ही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, 123 से 118 हुआ, 118 से 115, 115 से 111 और 111 से 106, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। अब मैं आपको रूट C1 की वैल्यू बताती हूँ। रूट C1 की वैल्यू 10 का पावर क्या है बेटा,
ये 10 का पावर माइनस क्या है 3 है, 10 का पावर माइनस 3 का अगर आप रूट निकालेंगे तो लगभग ये क्या आएगा, 10 का पावर 101 कर लीजिए, ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, 0.1 से थोड़ा सा कम। ये कितना आ जाएगा, दूसरे वाले का अंडर रूट C2 भी आ जाएगा हमारा 0.1, इसके लिए क्या आ जाएगा 0.02, इसके लिए जो आपका अंडर रूट C3 आएगा, तो आप देखिए 0.02 और ये तो 2 बाई क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है बच्चे। अगर 2 बाई 100 लिखा तो 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा और रूट 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 1.414, तो इसको लिख सकते हैं 1.414 होता था ना, तो 0.414 को क्या लिख सकते हैं 0.1414। अब इसको देखिए अंडर रूट C4, इसको भी करेंगे तो 5 बाई क्या हो जाएगा 100, 5 बाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 100 का तो हो जाएगा 10 और 5 का कितना हो जाएगा, 5 का लगभग कितना होगा बेटा 5 का अगर आप करो तो लगभग कितना होना चाहिए 2.2 होना चाहिए, अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू 2.2, अगर 4 का होता तो 2 होता, तो 5 का है अंडर रूट तो क्या हो जाएगा लगभग 2 से थोड़ा बड़ा 2.2 और नीचे 10 भी है तो ये हो जाएगा 0.22, ठीक है। और C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट C4 ये 0.1 है तो 1/10 हो जाएगा और 1/10 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग आपका अगर 6 होता 3 होता तो कितना हो जाता, 3 होता तो 9 हो जाता, 10 है कितना हो जाएगा 3.3 के बराबर, ठीक है, लगभग 3.3 के बराबर। इज दैट क्लियर, ठीक है। 0.3 कर लो इसको आप 0.3 कर लीजिए क्योंकि 10 भी तो है नीचे, ठीक है, 0.316, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है किसमें, अंडर रूट C में और लैम्डा M में। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, यहां पर वैल्यूज है रूट C की रखेंगे जो आपने रूट C निकाले और लैम्डा M की वैल्यूज यहां निकालेंगे। अब ग्राफिकली ही आप लैम्डा M नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ग्राफिकली ही निकालेंगे, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो निकालते हैं हम वो इससे से निकालेंगे। अब आप लोगों को पता है कि बेटा 2 केसेस होते थे, एक तो होता था कि जो आपका ग्राफ होता था वो ऐसे आता था और एक होता था ग्राफ आपका ऐसे जाता था, तो ये वाला आपका होता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और ये वाला केस होता था वीक इलेक्ट्रोलाइट में। बेटा NaCl इसलिए मैंने पहले बताया था कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इस वजह से इसका जो ग्राफ आएगा बेटा वो आप इन सभी पॉइंट्स को जब प्लॉट करोगे, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू, ठीक है, ये आएगा आपका ग्राफ। अब इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ठीक है, हो सकता है आपका ऐसे ना आके थोड़ा सा ऐसे आए जिसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़े, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रापोलेट करें तो आपको दिखे, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा ग्राफ आ रहा है आपका, ठीक है, ऐसा ग्राफ आ रहा है, तो एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ आया था, हमने उसको ऐसे ज्वाइन किया, एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा था उसको भी ज्वाइन किया, एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा था उसको भी ज्वाइन किया, तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पर लैम्डा की C की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ये बात। अब कैसे निकालेंगे लैम्डा M नॉट की वैल्यू, लैम्डा M नॉट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सीधे सीधे क्या कीजिए, ये वाले ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए, ये जो ग्राफ आपका दिख रहा है इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यही है आपका लैम्डा M नॉट, जब कंसंट्रेशन क्या है आपका 0 है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा M नॉट, ठीक है। तो इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आप ग्राफ प्लॉट कर पाए, क्या आप लैम्डा M नॉट निकाल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, इस ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ आपका ऐसा आएगा, कुछ ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसी वजह से ये ग्राफ ऐसा आया, अदरवाइज ये ग्राफ कर्वेचर नेचर का आता, कर्व में डिक्रीज तो तब भी होता लेकिन कर्वेचर नेचर का ग्राफ आता। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था इसलिए स्ट्रेट डिक्रीजिंग ग्राफ आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज इतना। कंडक्टिविटी मतलब कापा की वैल्यू गिवन है भाई हमें,
ठीक है, कापा की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हमें पूछ रहा है, मतलब लैम्डा एम हमें पूछा जा रहा है। इफ लैम्डा एम फॉर एसिटिक एसिड इज इतना एंड व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू गिवन है कितनी, 390.5। हमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, मतलब के ए की वैल्यू। ठीक है, ये के को थोड़ा ढंग से लिखेंगे, कपा में कंफ्यूज नहीं होंगे। के ए की वैल्यू, के ए की वैल्यू मतलब समझ रहे हैं कि जो भी आप एसिटिक एसिड है, ऑब्वियस सी बात है कि एक वीक एसिड है, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत बढ़िया कंसेप्ट आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन ये है तो वैसे एनसीईआरटी का, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आपका चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, यहां पर भी आपका बहुत काम आने वाला है ये कंसेप्ट। कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो बेटा लैम्डा एम का तो मुझे एक ही फॉर्मूला दिख रहा है कि जो लैम्डा एम होता है वो के इंटू 1000 अपॉन एम होता है। तो पहले लैम्डा एम निकालेंगे बेटा, यहां पर निकाल लेते हैं लैम्डा एम। के की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, तो भाई निकाल लेते हैं लैम्डा एम। क्या हो जाएगा सीधे सीधे, कापा की वैल्यू कितनी है 7.896 इंटू 10 का पावर -5। ठीक है, इंटू 1000 कर देंगे, 10 का पावर -2 हो जाएगा, देख रहे हो, ये हो जाएगा 0.00241, 0.00241। अब बच्चे, आधे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा बेहोश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इतना टफ है ना बेटा। 7.896 को मैं अगर 8 लिख दूं तो कोई गलती है क्या? नहीं है ना, तो इसको 8 लिख देते हैं। हालांकि मैं अप्रॉक्सीमेटली आंसर बता रही हूं, आप कंप्लीटली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अगर इसको 8 लिखा, ये कितना हो गया 10 का पावर -2 हो गया। ठीक है, 10 का पावर -2 हो गया, और ये हो गया आपका 0.0025 लिख दो इसको, 0.0025 मतलब 25 इंटू 10 का पावर -4 लिख दिया। और 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा 100/4। अरे आसान करने के लिए तो बोल रहे हैं, 100/4 लिख दो, तो इसको 100/4 लिख दो, 4 ऊपर चला जाएगा। 10 का पावर -2 ये हो गया, 10 का पावर -2 से 10 का पावर -2 कैंसिल, लैम्डा आ गया बेटा 32। लैम्डा एम कितना आ गया बच्चे 32 आ गया। और जो एक्चुअल आंसर है वो कितना है 32.76 है। कितना कम, एक्चुअल आंसर क्या है बेटा 32.76 है। समझ में आ रही है बात? तो 32.76 हो गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही तो होता है हमारा। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें क्या निकालना है बेटा, के ए की वैल्यू निकालनी है। के ए की वैल्यू कैसे होती है बेटा, CH3COOH, ये जा रहा है CH3COO- प्लस H+ में। ये अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका C था तो ये अभी फॉर्म नहीं होता, ये C- C अल्फा हुआ तो ये C अल्फा बना और ये भी C अल्फा बना। तो के ए क्या हो जाएगा, के ए क्या हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, C कॉमन आएगा, आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। मतलब यहां पर अगर मुझे के ए की वैल्यू जानी तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानना बहुत आवश्यक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज नथिंग बट लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम कितना है बेटा 32, लैम्डा एम नॉट कितना है 390, कितना है 390, निकालेंगे इसको। ये है आपका 32, ये है 390.5। कितना आंसर आ रहा है लगभग, अगर ये 400 होता तो लगभग आंसर कितना आता 32/400, 32/4 8, 0.08 आंसर आता। अब थोड़ा 0.08 से ज्यादा आएगा, कितना आएगा 0.084। अल्फा इज 0.084, अल्फा इज 0.084। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अब आगे बात करते हैं के ए की वैल्यू की। के ए की वैल्यू की यहाँ पे पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। सी की वैल्यू आपको पता है 0.00241 और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 0.084 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। 1 - अल्फा करेंगे, 1 माइनस क्या कर देंगे बेटा 0.084। अब बेटा यहां पर अगर देखा जाए तो अल्फा जो है वो काफी कम है, तो मैं 1 - अल्फा को 1 लिख सकती हूँ। और अगर मैंने 1 - अल्फा को 1 लिखा तो मैं बोल सकती हूँ के ए इज इक्वल्स टू
1 माइनस अल्फा को मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करने चली तो ये क्या हो जाएगा, मैंने इसको 25 बोला था और मैंने इसको 8 बोला था, 25 और 8 लगभग जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1.85 इंटू 10 का पावर माइनस 5, 1.85 इंटू 10 का पावर माइनस 5, दैट इज योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, आप इसको इग्नोर भी करें तो भी ऑलमोस्ट यही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम आया है क्योंकि ये एक वीक एसिड है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। इन रिडक्शंस को होने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है? सबसे पहला वाला रिडक्शन हमसे बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ Al+3 को एल्यूमिनियम में चेंज कर दीजिए। तो Al+3 को जब हम एल्यूमिनियम में चेंज करना चाहेंगे तो भाई इसको हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। एक Al+3 को एक एल्यूमिनियम में चेंज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। तो क्या होगा, हम अगर इसको कंप्लीट करेंगे 1 मोल को करेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर 3 मोल, एक इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा तो 1 बना, तो 1 मोल को 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम बनेगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 × 96500 कूलम। या तो ये बोलिए या फिर इसको 3 फैराडे बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। तो कॉपर प्लस 2, एक कॉपर प्लस 2 को जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कॉपर सॉलिड बन गया। एक को चेंज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, 1 मोल को चेंज करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 2 मोल को चेंज करने के 1 मोल को चेंज करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है बेटा? चार्ज 2 × 10 का 1.6 × 10 का पावर माइनस 19। 2 मोल का क्या मतलब होगा? 2 × 96500 कूलम, या फिर बोल लीजिए 2 फैराडे। तीसरा सवाल, MnO4 माइनस को चेंज करना है हमें Mn+2 में। पहले एक एटम को करते हैं, उसके बाद करते हैं हम बाकियों को। 1 मोल को बाद में देखते हैं, पहले एक एटम को तो देखें कि एक एटम में कितना लग रहा है, एक एटम में चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना मोल लग रहा है। ये कितना बेटा? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकला? x - 8 इज इक्वल्स टू -1, -8 उधर गया, +7, +7 से +2 हो रहा है, +7 से +2 हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लेके हो रहा होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो, एक परमैंगनेट आयन को जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन दूंगी तो वो 1 Mn+2 आयन देगा। तो 1 मोल MnO4 माइनस को अगर मैं 5 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगी तो वो 1 मोल Mn+2 देगा। अरे सिंपल यूनिटरी मेथड है यार। अगर एक ने 5 लिया तो 1 दिया, तो अगर 10 लेती मैं यहां पर तो 10 × 5 लेता और 10 मोल देता, 10 देता। अगर मैं 100 लेती ये तो 100 × 5 इलेक्ट्रॉन लेता ये और 100 देता ये। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखिए यहाँ पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 × 96500 कूलम बोलिए या 5 फैराडे बोलिए, बात एक ही है। आंसर आ गया आपका। इसका आंसर है आपका 3 फैराडे, इसका आंसर है आपका 2 फैराडे, इसका आंसर है 5 फैराडे। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन था आपका 3.12 आपके एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम है, ठीक है, हमें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। कहां से? CaCl2 से, CaCl2 से कैल्शियम चाहिए। CaCl2 में बेसिकली जो कैल्शियम है वो किस फॉर्म में बेटा? Ca+2 में है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो भाई इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है, तो 40, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा तो 40 AMU का बना होगा। 40 ग्राम बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा भाई? इसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा
40 ग्राम कैल्शियम को बनाने के लिए। तो 1 ग्राम कैल्शियम को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? चार्ज 2 फैराडे अपॉन 40। तो 20 ग्राम बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा कैल्शियम? 2 फैराडे अपॉन 40 इंटू 20। कितना हो गया बेटा? 1 फैराडे आंसर आ गया इसका। बहुत बढ़िया, 1 फैराडे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। Al2O3 में हमें क्या निकालना है बेटा? इससे Al निकालना है, ठीक है, इससे हमें निकालना है Al, ठीक है। कितना Al चाहिए हमें? 40 ग्राम। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें 40 ग्राम ही चाहिए। अभी यहां पर Al फिलहाल किस फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में है। कैसे? Al+3 को आप जब 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो Al बनाएगा। मतलब 1 मोल Al+3 को जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या बनाएगा? 1 मोल एल्यूमिनियम, मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? जब आप 1 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना चाहेंगे तो कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा? कितना फैराडे चार्ज देना पड़ेगा? 3 फैराडे। 1 ग्राम के लिए आपको 3 फैराडे अपॉन 27 ग्राम चार्ज देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखो 40 ग्राम का पूछा है ना, तो 40 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 3 फैराडे अपॉन 27 इंटू 40। ये जाएगा 9 में और ये जाएगा आपका लगभग 4.41, ठीक है, 4.44। ये हो जाएगा आपका 4.44 आंसर, 4.44 आंसर, राइट। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, 4.44 आंसर हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं बेटा आगे। तो इसका आंसर 1 फैराडे, इसका आंसर 4.44 फैराडे। ये था आपका इंटेक्स क्वेश्चन 3.13। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2। बेटा H2O से O2 बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। H2O से O2 बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटा? बेसिकली हम क्या बनाएंगे? आधा O2 बनाएंगे और H2 बनाएंगे, यही तो होता है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूं कि H2O जो है अभी फिलहाल -2 में है, तो सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं, अभी सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो O-2 से मुझे क्या बनाना है? हाफ O2 बनाना है, मतलब 0। -2 से 0 चार्ज लेकर जाना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होनी चाहिए बेटा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए, तभी तो जाएगा। ये क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर लॉस हो रहा है। हमें 1 मोल H2O में कितना मोल होना चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? या तो इसको लिख दीजिए कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल दीजिए 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, तब जाके 1 मोल O2 हमें आधा मोल O2 देगा। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन बेटा बात कर रहा है FeO से हमें बनाना है, ये पहला वाला था, ये सेकंड वाला है। FeO से बनाना है बेटा Fe2O3। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? Fe+2 से बनाना चाह रहे हैं Fe+3। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से +3 हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। +2 से +3 हो रहा है और यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन गया होगा, क्योंकि 1 मोल हमें यह बनाना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 फैराडे ऑफ चार्ज, दैट इज 96500 कूलम। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 3.15. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes, ठीक है, using current of 5 एम्पियर। निकल नाइट्रेट जो है, निकल नाइट्रेट जो है उसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और इसको हमने 5 एम्पियर का करंट दिया, ठीक है। I is
5 एम्पियर कितने मिनट के लिए बेटा? 20 मिनट के लिए। तो हम यहां पर सेकेंड्स में डील करते हैं, तो अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 60, दैट इज कितने टोटल हो जाएगा? 1200, राइट? 1200 सेकेंड्स के लिए, 1200 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यहां से व्हाट इज द मास ऑफ Ni डिपॉजिटेड एट द कैथोड? निकल का कितना मास डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि निकल जो है ये अभी फिलहाल Ni+2 स्टेज में है। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ये निकल बनाएगा। तो 1 मोल के लिए हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा? इसको 2 मोल चार्ज देना पड़ेगा ताकि ये 1 मोल Ni बना सके, ठीक है। 1 मोल Ni का मास जो होता है, ठीक है, मोलर मास ऑफ Ni इज 58.7 ग्राम। दिस इज द मोलर मास ऑफ Ni। समझिएगा बेटा, जब मैं इसको 2 फैराडे चार्ज दे रही हूं तो ये 58.7 ग्राम निकल बना रहा है। कैसे पता चला? इस रिएक्शन से पता चला कि जब मैं इसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रही हूं तो ये मुझे 1 मोल निकल दे रहा है, राइट? मतलब 2 फैराडे चार्ज दे रही हूं तो ये 58.7 ग्राम निकल दे रहा है। तो अगर यहां पर ये क्या है बेटा? टोटल अगर मैं Q निकालूं, Q बराबर I इंटू टी, और ये होता है हमारा 5 इंटू 1200, कितना कूलम हो जाएगा बेटा? यहां से 12 इंटू 5 6000 कूलम। समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज दे रही हूं तो ये मुझे कितना दे दे रहा है बेटा? 58.7 ग्राम निकल दे रहा है। अगर 1 कूलम चार्ज दूंगी तो ये कितना दे देगा? 58.7 अपॉन 2 इंटू 96500, इतना ग्राम मुझे निकल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 6000 कूलम दे देती हूं तो ये कितना देगा? 58, यूनिटरी मेथड सिंपल, 58.7 2 इंटू 96500 इंटू 6000, 0 से 0 कट गया, 2 से यहां पर गया बेटा, 30 में गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो आएगा, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 965 है और 58 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा बेटा? आपका 30 से 1800 और ये कितना है? 96500। जो आपका आंसर आने वाला है यहां पर वो आएगा 1.85 ग्राम। 1 से तो बड़ा आएगा, इतना तो फिक्स है। मतलब लगभग 900 और 1800, ये 900 आ रहा है और ये लगभग 1800 आ रहा है, मतलब 2 के आसपास आंसर आ रहा है और एक्चुअल आंसर है 1.85 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B and C containing solution of ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो यहाँ पे हमें एक तो टाइम निकालना है, एक हमें निकालना है कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ और एक हमें निकालना है कितना मास जिंक का डिपॉजिट हुआ। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 वेसल थे, A, B और C। तीनों में इलेक्ट्रोलाइट था, एक में बेटा ZnSO4 था, एक में हमारा क्या था, A में ZnSO4 था, इसमें AgNO3 था और इसमें हमारा क्या है बच्चे, CuSO4। इन सब में हमने क्या रखा है, एक एक इलेक्ट्रोड रखा है। ऑब्वियसली इसमें हम जिंक का इलेक्ट्रोड रखेंगे, इसमें हम Ag का इलेक्ट्रोड रखेंगे और इसमें हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोड रखेंगे। इन सबको हमने भाई कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बैटरी लगी होगी, सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है इसको। ठीक है, ये है हमारा पहला स्टेटमेंट का मतलब। अब इस सर्किट में हमने करंट फ्लो कराया, इस सर्किट में हमने जो करंट फ्लो कराया, आई जो फ्लो कराया वो कितने का कराया बेटा, 1.5 एम्पियर का।
ठीक है। तो 1.45 यहां पर 1.45 ग्राम का क्या डिपॉजिट हो गया बेटा? Ag डिपॉजिट हो गया, सिल्वर डिपॉजिट हो गया। सिल्वर डिपॉजिट होने का मतलब समझते हो, ये क्या है हमारा 1.5 एम्पियर का हमने करंट क्या कराया, फ्लो कराया, ठीक है, स्टेडी करंट, और इतना डिपॉजिट हो गया। मतलब Ag प्लस को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो Ag बना देगा, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 1 मोल Ag प्लस को अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दूं तो 1 मोल Ag दे देगा। 1 मोल Ag का मतलब क्या है? 108 ग्राम Ag दे देगा। कब देगा? जब मैं इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दूंगी, मतलब 96500 कूलाम इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये हमें दे देगा 108 ग्राम Ag। लेकिन हमें मिला कितना? हमें तो 1.45 मिला है ना। तो यूनिटरी मेथड, तो 1 ग्राम अगर डिपॉजिट होता तो कितना चार्ज होता? 96500 अपॉन 108। हुआ कितना है बेटा? 1.45 ग्राम। 1.45 ग्राम के लिए कितना? 96500 अपॉन 108 इंटू 1.45, इतना चार्ज लगेगा, इतना चार्ज लगे। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास चार्ज है, दैट इज Q, और मेरे पास क्या है बेटा? ये 1 पॉइंट, दैट इज I। मेरे पास I है, मेरे पास चार्ज है। क्या मैं टाइम नहीं निकाल सकती हूं बेटा? अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो Q आएगा यहां पर, वो आएगा लगभग 1295 कूलाम। 1295 कूलाम आएगा। अब Q बराबर I इंटू टी होता है, तो T बराबर Q बाय I हो जाएगा। मतलब 1295 अपॉन 1.5 लगभग करेंगे तो आपका ऐसे कर सकते हैं, इसको 1300 मान लीजिए और इसको 3/2 लिख दीजिए, तो 3/2 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 864 सेकेंड, 864 सेकेंड। और अगर इसको मिनट में निकालना है तो ये लिख सकते हैं आप 864/60, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 14 में जाएगा ना, तो 14.4 मिनट। टाइम तो निकल गया जी, यहां तक टाइम तो पता लग गया हमें कि टाइम कितना टाइम होगा। अब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अब बस इस चार्ज को पकड़े रहना है, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि इतना चार्ज पता है आपको, और कॉपर में आपको कितना चार्ज पास कराएंगे तो कितना आपको वेट मिलेगा बाय मोलर मास, और जिंक में कितना चार्ज पास कराएंगे तो कितना मोलर मास मिलेगा वो पता लग जाएगा। वहीं से आपको मास निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे मास। हाँ जी, देखते हैं आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें कि कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर +2 पे जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जब कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हमें कॉपर सॉलिड मिलेगा। मतलब 1 मोल कॉपर +2 को जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो मुझे 1 मोल कॉपर मिल जाएगा। 1 मोल कॉपर का क्या मतलब है? 63.5 ग्राम कॉपर मिल जाएगा जब मैं 2 × 96500 कूलाम चार्ज पास कराऊंगी। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास कराऊं तो मुझे कितना ग्राम मिलेगा? 63 पॉइंट, ऐसे लिख दीजिए 63। अगर 1 कूलम चार्ज पास कराया मैंने, 1 कूलम चार्ज पास कराया तो ये 63.5 अपॉन 2 × 96500 इतना देगा हमें, इतना ग्राम दे देगा कॉपर। लेकिन एक्चुअल चार्ज कितना पास हुआ है बेटा? इतना चार्ज पास हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि इतना ही चार्ज पास हुआ है तभी तो हमारा Ag डिपॉजिट हुआ है उतना, ठीक है। एक्चुअल चार्ज पास कितना है? 1295 कूलम। इतना कूलम चार्ज पास कराएंगे तो कितना होगा? 63.5 अपॉन 2 × 96500 इंटू 1295। यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा वेट ऑफ कॉपर, दैट इज 0 पॉइंट, लगभग ये हो जाएगा आपका, ये जाएगा बेटा देखो 1300 और 60, ठीक है,
ये आ जाएगा आपका 0.43 इतने ग्राम के बराबर। एंड सिमिलरली इज फॉर जिंक, ठीक है, सिमिलरली जिंक का हो जाएगा हमारा आंसर। जिंक का क्या करेंगे बेटा, Zn+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा जिंक, ठीक है। तो सेम है, इसका है आपका, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करेगा तो 65 ग्राम जिंक बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 फैराडे चार्ज पास हो रहा है तो 65 ग्राम बन रहा है। 1 कूलम चार्ज पास होगा तो 65 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 × 96500 कूलम बनेगा। 1 कितना पास कराया था, 1295 कूलम पास कराएंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा, 65 अपॉन 2 × 96500 इंटू कर देंगे 1295 इतना ग्राम, मतलब ये भी लगभग आपका 0.44 ग्राम के बराबर आएगा जिंक। तो वेट ऑफ जिंक आ गया, वेट ऑफ कॉपर आ गया। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर आपसे पूछ रहा है कि the quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3। Al2O3 जब आयनाइज होगा तो हमें 2Al+3 मिलेगा और 3O-2 मिलेगा, लेकिन हमें 2Al+3 नहीं चाहिए, हमें एक ही Al+3 चाहिए, एक ही एल्यूमिनियम +3 चाहिए, क्योंकि हमें एक ही एल्यूमिनियम बनाना है। बहुत सारे बच्चे इसमें भटक के 6 फैराडे करेंगे, लेकिन 6 फैराडे हमें चाहिए नहीं है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए। हमें 2 मोल नहीं बनाना है, तो 2 मोल बनाना होता तब जाके हमें 6 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो हमें 3 ही मोल इलेक्ट्रॉन देना है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन बोले तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लैम्डा m0 फॉर NH4OH कितना हो जाएगा। तो पहला देखिए, लैम्डा NH4OH मतलब NH4 प्लस OH माइनस, यहां पर प्लस NH4 प्लस Cl माइनस, और यहां पर माइनस H प्लस माइनस Cl माइनस। तो Cl माइनस तो कट गया, एक चीज H प्लस आ रहा है, एक तो H प्लस और OH माइनस ये नहीं कट रहा, और एक NH4 क्या बन जा रहा है बेटा, 2NH4 बन जा रहा है। तो ये तो गलत है, क्या हो जाना चाहिए आपका, लास्ट में सिर्फ NH4OH बचना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर NH4OH तो है ये, ठीक है, लेकिन H प्लस और NH4 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। सेकेंड वाले में देखेंगे तो सेकेंड वाले को लिख सकते हैं हम, इसको देखिए, इसको लिखेंगे NH4 प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस OH माइनस, ठीक है, माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस। तो Cl माइनस कट गया, Na प्लस कट गया, क्या बच गया, NH4 और OH। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर NH4OH का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। द सेल कांस्टेंट फॉर कंडक्टिविटी सेल, पहला ऑप्शन चेंजेस विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर क्या ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ चेंज होता है। सेल कांस्टेंट किसका होता है बेटा, सेल का। किस पे डिपेंडेंट होता है, सिर्फ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो चेंज नहीं हो रहा तो नहीं चेंज होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं डिपेंड कर रहा है। चेंजेस विद द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस पे भी नहीं, ठीक है। चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उस पे भी नहीं डिपेंड करता। रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल, एक सेल के लिए सेल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement about the solution of electrolyte is not correct? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के बारे में बात करेक्ट नहीं है। पहला, the conductivity of solution depends upon the size of ions। बेटा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है ये आयंस के साइज पे डिपेंड करेगी। जितना हैवी आयन होगा उतनी कम मोबिलिटी होगी, उतना धीरे धीरे भागेगा, उतना कम कंडक्टिविटी होगी। तो बिल्कुल सही बात है ये, This is 100% correct. Conductivity depends upon the viscosity of the solution. Viscous solution में आयंस धीरे धीरे भागेंगे, ठीक है, तेजी से नहीं भाग पाएंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट। सॉल्वेशन का क्या मतलब होता है, अपना पानी में क्या होना, टूटना, सॉल्वेट होना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटना। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डज नॉट डिपेंड्स, कंडक्टिविटी डिपेंड करता है बेटा सॉल्वेशन पे। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाओगे मोबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है।
स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो बेटा ये कब होगा, ये कब होगा, जब ई एक्सटर्नल जो आप दे रहे हो, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, जब वो ई सेल से ज्यादा हो जाएगा तब होगा यहां पर आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्पलर के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के। तो मुझे जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।